सभी को सादर यथा योग्य नमस्कार। पहले तो ये कि इंदिरा गांधी से एनी बेसेंट मैंने क्यों चुना, मतलब उसके पीछे का जो रीज़न था वो जब हम शुरुआत में स्कूल टाइम से पढ़ते हैं इतिहास, तो ये कुछ बहुत कॉमन से नाम है जो हम सुनते ही हैं कि एनी बेसेंट हुई, भीकाजी कामा हुई, लेकिन इन सब का बहुत लिमिटेड स्कोप हमें उन पाठ्य पुस्तक में मिलता है कि एनी बेसेंट का मुझे सिर्फ जितना पता था वो ये कि एक होम रूल लीग हुआ, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ, और बहुत बचपन में तो इतना पता था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है, वो बाद में जाके डाउट्स क्लियर हुए। तो एक जो क्यूरियोसिटी रहती है वो ये थी कि आज हमारे भारत देश से जो यूथ है या जो लोग हैं वो माइग्रेट करके विदेशों में जाते हैं, वो इसलिए वहाँ जाते हैं और रचते बसते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ प्रलोभन मिलते हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड का हो। और आज से 100-150 साल पहले जब भारत में कुछ नहीं था ऐसा, तो कोई एक विदेशी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ रच बस जाता है और फिर वो यहाँ के लिए काम करता है। ऐसा क्या था, ऐसा क्यों था, और अगर वो कुछ था तो वो हमें क्यों नहीं पता है? हमें सिर्फ इतना सा क्यों पता है कि एक मूवमेंट हुआ था होम रूल नाम से, जिसने एक गैप फिलिंग का काम किया, एक लाइन या एक पैराग्राफ या कभी मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर होकर वो चीज़ एंड हो जाती है। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी। अब क्योंकि जब ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते रहो तो वो बहुत सारा स्कोप नहीं मिलता पढ़ने का, तो जब अंकल ने बोला इन दो नामों में से किसी एक को चूज़ करना है, तो मुझे लगा इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की हैं तो उस पर आज़ादी के बाद बात कर सकते हैं। अभी हम इनके थोड़ा सा जानकारियों को खोजते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, मतलब मोर देन 300 बुक्स एंड टैम्पलेट्स, 300 से ज़्यादा किताबें एनी बेसेंट ने खुद ने लिखी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत असंभव था कि मैं उनको सबको उन सब की प्रस्तावना और प्रेफेस भी पूरी पढ़ पाती, तो वो उतना गो थ्रू मैं नहीं कर पाई, वो मेरी बेईमानी है। मैंने वो पढ़ा जो उनके बारे में बहुत लोगों ने लिखा, उन पुस्तकों की जो समीक्षा थी उनको मैंने कोशिश की कि एक कंपाइल वे में देखने की कोशिश करूं, और उस सब के बीच में एक वो एनी बेसेंट मेरे सामने निकल कर आई जिनके व्यक्तित्व में जो गुण अंतर्निहित थे, उसके कारण उन्होंने वो काम किया जो हमें दिखता है। और ये मुझे लगता है कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या विश्व का कोई भी महान व्यक्तित्व हो, उसके संग ये अन्याय हम सब करते हैं कि हम उसके उन कामों को देखते हैं, उन एक दो कामों को जिनके कारण उन्हें ख्याति मिली। वो काम उस व्यक्ति ने क्यों किए और वो उन कामों तक पहुँचा कैसे, दरअसल वो व्यक्तित्व उस पूरी यात्रा का भाग होता है जो हमें देखना चाहिए। तो एनी बेसेंट को मैंने उसी तरह से देखने की कोशिश की कि वो एक 5 साल की बच्ची, जिसके पापा 5 साल की जब वो हुई थी तभी नहीं रहे थे, और फिर उनके घर में ये स्थिति आ गई थी बिकॉज़ वो बहुत रईस ख़ानदान से वहाँ नहीं बिलोंग करती थी। मूलतः वो आयरिश थी, मगर उनकी नागरिकता ब्रिटेन की थी। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहती थी, और आयरलैंड उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था, और वहाँ भी होम रूल के लिए जो डोमिनियन स्टेटस है उसके लिए सतत समय समय पर आंदोलन होते रहते। तो ब्रिटेन में बहुत कुछ ऐसी खास स्टेटस नहीं दिया जाता था आयरलैंड के लोगों को। तो इनकी फैमिली भी वैसी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। फिर 5 साल की थी तब पापा नहीं रहे, तो इकोनॉमिक क्राइसिस घर में स्टार्ट हुआ। उस इकोनॉमिक क्राइसिस को भरने के लिए उनकी माँ ने अपने घर में एक बॉयज़ हॉस्टल खोला। उस बॉयज़ हॉस्टल से जितनी जो इनकम होती थी उससे एनी का और उनकी माँ का गुजारा चलता था। लेकिन जब आप हॉस्टल खोलते हो या कोई ऐसे प्लेस खोलते हो जहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो आपके घर का माहौल कुछ इस तरह का खुला हुआ हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे विचार, बहुत सारी सोच को आने की अनुमति आप चाहे अनचाहे दे देते हो। तो इनके यहाँ भी ऐसा हुआ, और क्योंकि लंदन और ब्रिटेन में उस समय बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आया जाया करते थे, पढ़ने के लिए भी लड़के आते थे, तो वो इनके हॉस्टल में रहते थे। तो इन्हें बचपन से अलग अलग विचारधाराओं की बातें, अलग अलग सब्जेक्ट्स की घर में जानकारियाँ मिलती रहती थी। ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये हुआ कि इन्होंने घूमने का मन बनाया, और मेरे ख्याल से 17-18 साल तक इन्होंने आधा यूरोप घूम लिया था। और जैसा आज भी ये बात सच है कि यात्राएं आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकालती हैं और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। तो वो व्यक्तित्व का निर्माण उनका न सिर्फ घर के वातावरण से शुरू हुआ, बल्कि उन्होंने जो यात्राएं करना उस समय शुरू किया। और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि 1847 में उनका जन्म हो रहा है, भारत की आज़ादी के ठीक 100 वर्ष पहले, और गांधी जयंती के ठीक एक दिन पहले, 1 अक्टूबर 1847 को। उस समय का एरा
ना यूरोप में और ना इंडिया में, तो खैर अभी बात हम करेंगे बाद में। यूरोप में भी वो इतना खुला हुआ युग नहीं था कि अकेले आप कहीं भी कुछ भी कर सको बीइंग अ वुमेन। तो उनकी वो यात्राएं शुरू हुई, तो कुछ वहाँ से उनके व्यक्तित्व में आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये था कि फॉर्मल एजुकेशन में जब उनकी दाखिला हुआ तो पढ़ने में वो जितनी होशियार थी उससे ज़्यादा उनका मन रहता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मतलब एक तार्किक बुद्धि जिसे हम कहते हैं। तो वो अपने उन तर्कों से अपने जो प्रोफेसर्स होते थे, जो टीचर्स होते थे, उनको खूब परेशान किया करती थी। और वो परेशानी सिर्फ अगर शिक्षा तक रहती तो बढ़िया था, लेकिन वो परेशानी थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, तो हम अगर बायोलॉजिकल साइंस में जाएं तो टीनेजर्स चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो फैमिली की स्थिति के साथ जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उनकी नहीं बनी, तो वो चिड़चिड़ापन रिफ्लेक्ट होने लगा उनके व्यक्तित्व में, एज इफ़ अगर कुछ रिलीजन के नाम पे उस यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जा रहा है तो वो प्रोटेस्ट करती थी। अगर कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स वहाँ यूनिवर्सिटी में हो रही है तो वो उसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करती थी एज एन अपोजिशन। एक आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन और जो बोलने की कला थी वो उनके अंदर बचपन से थी। तो लिखना और बोलना, ये जो दो उनके पास हथियार थे, उन दोनों हथियारों को यूज़ करते हुए उन्होंने कॉलेज लाइफ में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया और इस हद तक उन्होंने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जायज़ मांगों के लिए झुका लिया था कि एक टाइम पर, जैसे आज हम देखते हैं कि उनका रिज़ल्ट होल्ड पर डाल दिया गया था कि आपको फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं करने दी जाएगी, आप ये सब अपनी गतिविधियाँ जो धार्मिक और राजनीतिक करती हैं इन्हें रोक दिया जाए। और वो बोल्डनेस उस समय उनके भीतर थी कि अगर आपको रिज़ल्ट रोकना है तो आप रोक दें, जो बात सही है, जो बात सत्य है, मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी और बात करती रहूँगी। सत्य की खोज का ये जो सिलसिला उस कॉलेज गोइंग गर्ल का स्टार्ट हुआ, वो टिल द डेथ 1933 86-87 साल की उम्र में जब उनका देहांत हुआ, तब तक अनवरत जारी रहा। और वो सत्य की खोज ऐसी नहीं थी कि हम लकीर के फ़कीर बन जाएं, जो सत्य हमें दिखा दिया गया हम उसी को मान लें और उसको पूजने लगें। वो सत्य की खोज ऐसी थी कि हमें रोज़ नया कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, हमें सारी विचारधाराओं को जानना है, हमें सबको परखना है, सबको समझना है और फिर हमें जो सही लगेगा उस पर चलना है। किसी को भी पहले ही नहीं नकार देती थी। मतलब एक जिसे कहते हैं ना आजकल क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी अगर देखें तो शी स्टार्टेड एज अ सीधी सादी बच्ची, फिर एक जिज्ञासु बच्ची के रूप में वो चली, फिर एक नास्तिक, एक घोर नास्तिक का फेस उनके जीवन में आया। उस नास्तिकतावाद से उनका समाजवाद स्टार्ट हुआ। एक समाजवादी के बाद एक समतावादी, एक नारीवादी बनी। उस नारीवादी के बाद वो एक मार्क्सवादी बनी, और जब मार्क्सवादी बनी तो घनघोर मार्क्सवादी बनी। मार्क्सवाद के बाद सीधे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक थियोसोफिस्ट के रूप में। एक थियोसोफिकल सोसाइटी से जब उनका जुड़ना हुआ तो मार्क्सिस्ट से थियोसोफिस्ट हुई। थियोसोफिस्ट से फिर जब इंडिया आई तो फिर वो एक नेशनलिस्ट बनी, फिर एक राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी से फिर एक राष्ट्रनेता, राजनेता, और उस राजनेता के बाद अंत के समय में एक चिंतित परेशान माँ। तो एक इतना बड़ा पूरा व्रत जिसमें मुझे नहीं लगता कि उस समय का कोई पहलू ऐसा रहा हो जो छूट गया हो। जितनी चीज़ें थीं वो सब उसमें समाहित होती गई। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि सारी चीज़ें कर कर के छोड़ी, लेकिन जब जो चीज़ की तब वो इतने प्राणपन से की कि जब समाजवादी थी तो पूरे विश्व के समाजवादियों को लगता था कि उनकी नेता वही हो सकती है। जितनी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखने के लिए एनी बेसेंट को बुलाया जा रहा था। वर्ल्ड के जितने देशों में कोई मैनिफेस्टो तैयार करना होता था तो उसके लेखन की जिम्मेदारी एनी बेसेंट को दी जाती थी। तो जितनी फील्ड्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया उन सब को अपना 100% देते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। तो अपन थे कि कॉलेज में उनका रिज़ल्ट अपहोल्ड पर डाल दिया गया। अब क्योंकि उस समय ये थोड़ी बुरी, अभी भी बुरी चीज़ मानी जाती है, उस समय थोड़ी और ज़्यादा बुरी मानी जाती थी कि पढ़ने नहीं दे रहे कॉलेज वाले। तो उनकी माँ को घर पर ये चीज़ पता चली। तो जैसा आज भी होता है इंडिया के कई सारे रूरल एरियाज़ में कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नहीं करने दे रहे हो तो शादी कर देते हैं। सो द सेम थिंग हैपन्स विद एनी बेसेंट। तो उनका जब रिज़ल्ट होल्ड पर डाल दिया गया तो उनकी माँ ने बोला कि अब रिज़ल्ट आएगा तब आता रहेगा, स्टडीज़ फर्दर कंटिन्यू कर लेना, अभी शादी कर देते हैं। तो उनकी शादी हुई व्हेन शी वाज जस्ट 20 ईयर ओल्ड। और उनके ज़माने और उनके घर परिवार के हिसाब से उनकी माँ ने एक पादरी, जो उस समय बहुत अच्छी रिनाउंड पोजीशन मानी जाती थी समाज में, उनके साथ इनका विवाह हुआ।
अब जो पादरी होते हैं वो क्योंकि उस समय के जो क्रिश्चियन चर्च हैं उनके हेड होते थे और उनका जीवन, उनकी विचारधारा पूरी क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड होती थी और वो होनी भी चाहिए थी क्योंकि उनका अनुगमन पूरा समाज किया करता था। तो एनी बेसेंट, जहाँ एक पूरी तरह खुले ख्यालात की लड़की हैं, उनकी शादी उस पादरी से हो जाती है जो पूरी तरह धर्मनिष्ठ और क्रिश्चियन है। उनके लिए बाइबल और क्रिश्चियनिटी का एक एक शब्द यथावत मानने योग्य है और अगर नहीं मान रहा है तो वो अपराधी है। अब इस डायलेक्ट के साथ जीवन शुरू हुआ और शुरुआत से लेकर जब उनके 2 बच्चे हो गए, तब एक बेटा और एक बेटी, तब तक कोशिश की गई कि हाँ कैसे भी सामंजस्य बनाया जाए, बना के रखा जाए। मगर एक समय ये आया कि जब ये लगने लगा कि अब जीवन में वो स्थिति है कि या तो मुझे सत्य को चुनना है या समझौते को चुनना है। और जैसा बेसेंट का बहुत शुरू से विज़न एकदम क्लियर था कि मैं सत्य की खोज के लिए आई हूँ और मुझे वही करना है, तो शी चूज़ द सेकेंड पार्ट और उन्होंने घर छोड़ा, अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से बोला कि मुझे डिवोर्स लेना है। अगेन द थिंग कम्स, आज हम इसको बहुत आराम से कह पाते हैं और लोग बहुत आराम से सुन पाते हैं और ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ मान ली गई है। हालांकि रूरल एरियाज़ और बहुत सारी जगहों पे आज भी नहीं है, पर उस समय हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उस घर में क्या स्थिति बनी होगी। और उनकी माँ का वास्तव में ये कथन था जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के स्टार्टिंग में ही लिखा है कि या तो तुम्हें मुझे चुनना होगा, मेरे जीवन को चुनना होगा, या फिर तुम्हें अपने जीवन को यथावत चलाते रहना होगा। समाज में हमारी एक इज्जत है, ये काम करना बिल्कुल सही नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। इस तरह उनकी माँ ने उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अपनी माँ को उन्होंने जो जवाब दिया था वो एक पूरे पैराग्राफ के रूप में बहुत हाईलाइटेड और बोल्ड लेटर्स में उस बायोग्राफी में लिखा है और उसका सार ये है कि मुझे आपकी क्या, यदि मेरे जीवन में से भी और सत्य में से भी कुछ चुनना पड़ेगा तो मैं सत्य को चुनूंगी। और उन्होंने अपने डिसीज़न को बरकरार रखा, उन्होंने डिवोर्स लिया, दोनों बच्चों की कस्टडी अभी इन्हीं के पास रही। लेकिन जैसा इनकी ख्याति फैल चुकी थी कि बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी वहाँ के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इनके संपर्क में रहते थे, कुछ इनसे लिखवाने के लिए, कुछ कहीं इनको इनवाइट करने के लिए। तो मतलब एक जाना माना नाम वहाँ पर था। जब ये सारा हुआ तो इन्होंने स्वयं को व्यस्त रखने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन में अपना समय ज़्यादा देना शुरू किया और उस समय इनकी मुलाकात हुई ब्रैडले से। ब्रैडलॉक, ब्रैडले, कई अलग अलग नाम मिलते हैं दोनों। तो वो जो व्यक्ति थे वो थे घोर नास्तिक। और तब जब उनके संपर्क में ये आई, वो कोशिश कर रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने की, उनका भी तलाक हो चुका था, उनकी एक बेटी थी, तो ये लोग एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे प्रभाव में आते हुए इनका झुकाव नास्तिकता की ओर हुआ। अभी ये नास्तिक नहीं हुई हैं, नास्तिक होंगी, पर अभी सिर्फ इन्फ्लुएंस था। और वो इन्फ्लुएंस इसलिए था क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, आज भी ये होता है, तो हम सबसे पहले ब्लेम करते हैं। हम ब्लेम करते हैं किसी भी उस एक व्यक्ति, वस्तु या शक्ति पर जिस पर हम पहले विश्वास करते थे। जब हमारा वो विश्वास टूटता है तो हम ब्लेम करते हैं। तो वो नास्तिकता की शुरुआती बीज यहाँ से पड़ने लगे थे। अब वो साथ में अपनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण बहुत ज़्यादा राजनीतिक विषयों में रुचि रखते थे, तो इन्होंने भी सामाजिक क्षेत्र में आंदोलन की भूमिकाएं निभानी शुरू की। कुछ सन हैं वो मैं आपको देखकर बता दूंगी। अभी हम एक कहानी के रूप में इसको देखते हैं कि जब वो अपने सामाजिक क्षेत्र में इन्वॉल्व होने लगी तो उन्होंने देखा कि जो मिल में मज़दूर होते हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, वहाँ की मजदूरी में बहुत अंतर है। वहाँ पुरुषों को जितनी वेज मिलती है, महिलाओं को और युवाओं को उतनी नहीं मिलती है, जबकि काम दोनों बराबर करते हैं। सबसे पहला आंदोलन इन्होंने वहाँ पर उसके लिए खड़ा किया। महिलाओं और युवाओं को इकट्ठा करके उनके लिए बराबरी के वेतन की मांग हुई और वो मांग स्वीकृत करवाई गई। दूसरा इनका जो बहुत बड़ा योगदान वहाँ माना जाता है वो ये था कि उस समय क्योंकि लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का उतना प्रसार नहीं था, तो माचिस की तीली और माचिस का उद्योग बहुत
प्रोमिनेंट माना जाता था, जिसका मतलब जैसे आज हम कहते हैं ना कि उद्योगों का बहुत हद तक दखल होता है राजनीति में, उस समय उस उद्योग का बहुत दखल माना जाता था। तो जो माचिस की तीली का उद्योग था, वहाँ पर लड़कियों के साथ जो हार्मफुल, मतलब उन्हें प्रोटेक्शन के साथ लेबर नहीं करने दिया जाता था, तो उस पर काम किया और वहाँ पर भी उनके समान वेतन की मांग की। और वो माचिस की तीली के उद्योग के जितने औद्योगिक संघ थे, उन सब ने इनकी बात को माना। ये जो 2 बड़ी सफलताएं उन्हें मिली, इसके बाद तो नाम और यश में जो वृद्धि होनी थी वो मतलब स्वाभाविक है कि होनी ही थी। फिर एक ब्लडी संडे करके इवेंट हुआ था, बहुत फेमस है वो इतिहास में, इसलिए भी क्योंकि आयरलैंड को डोमिनियन स्टेटस मिलने में उस ब्लडी संडे का, जिसे खूनी रविवार कहते हैं, बहुत बड़ा योगदान था। उस ब्लडी संडे में बहुत सक्रिय भागीदारी दी इन्होंने, उस कारण इन पर केस हुआ, उस कारण इन्हें जेल जाने का वारंट इशू हुआ, उस कारण ये छुपती हुई घूमी। और जब ये पूरी परिघटना घट रही थी तो इनके जो पति थे, जो वो पादरी थे, वो ये सब समाचार पत्रों में और लोगों के थ्रू सुन रहे थे। तो उन्होंने इन पर उल्टा केस किया कि ये मेरे बच्चों की कस्टडी के योग्य नहीं है, तो मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे वापस दे दी जाए। ये जो केस हुआ, इस केस से उनकी न सिर्फ आत्मा टूटी, बल्कि उन्हें ये लगा कि कानून आखिर किस आधार पर न्याय करता है। जो सत्य कानून मान रहा है, उस सत्य की परिपाटी क्या है। तो वो केस बहुत सालों तक चला। उस केस में इन्हें कुछ लोगों का सहयोग मिला, समर्थन मिला, मगर अल्टीमेटली वो केस हार गई और उनके बच्चों की कस्टडी उनसे छीन ली गई। जब वो छीनी जा रही थी, उस समय उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जो नास्तिकता के बीज थे, वो उस समय वृक्ष बन गए और उनका एक स्थिति ये आ चुकी थी कि ये जो क्रिश्चियनिटी है या ये जो ईश है, जिनको मैं इतने वर्षों से अपना सब मान रही थी, पूज रही थी और उसके सत्य पे विश्वास कर रही थी, उनने क्या दिया। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ तो मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ भी ये क्यों हो रहा है। और इस बात से वो इतनी आहत हो गई थी कि एक रात को जहर की बोतल लेकर वो आत्महत्या करने वाली थी। रात को 2 बजे उठकर वो अपनी माँ से छिपकर किचन में जाती हैं, जहर की बोतल को उठाती हैं, लगभग अपने मुंह तक ले आती हैं कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, इतनी जल्दी हार गई ज़िंदगी से, अब नहीं करनी सत्य की खोज, बस इतनी हिम्मत थी। तो उन्होंने आसपास देखा कि आवाज़ किसकी थी, क्या माँ बोल रही है, पर माँ नहीं थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ईश्वरीय आवाज़ थी, आकाशवाणी जिसे हम कह देते हैं, कि जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा जाता है कि देवताओं ने आकाशवाणी करके बताया। कुछ कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। जो भी था, वो एक आवाज़ थी जिसने उन्हें उस कदम को उठाने से रोक दिया। तो एनी बेसेंट ने आत्महत्या नहीं की, वो वापस अपने जीवन में आई और अपने जीवन में आने के बाद जिस द्रुत गति से उन्होंने अपने कृतित्व को आगे बढ़ाया, वो फिर सराहनीय है। तो अभी ये जो नास्तिकता वाला उनका फेस चल रहा था, अब इस नास्तिकता से वो धीरे से सोशलिज्म पे जाएंगी। वो कैसे जाएंगी कि जो ब्लडी संडे के मूवमेंट में उन्होंने सहभागिता की थी और आयरलैंड के डोमिनियन स्टेटस के लिए पूरा बात चल रहा था, इस बीच जो ब्रैडले थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो चुके थे। तो उनकी व्यस्तता अब वहाँ पर होने लगी पार्लियामेंट में, इनसे उनका ध्यान थोड़ा सा कम हुआ, तो इन्होंने अपना ध्यान आयरलैंड की ओर शिफ्ट करना शुरू किया। अच्छा, बहुत मज़ेदार है क्योंकि वो अथीस थे ब्रैडले, तो जब संसद में शपथ ग्रहण की बात आई थी तो पूरे 6 दिन तक इस बात पर बहस चली थी कि ये शपथ कैसे लेंगे, मतलब वो ओथ लेंगे, अफर्मेशन लेंगे, किसकी लेंगे, क्यों लेंगे, क्या लेंगे। तो ये सब जो बहस चल रही थी उसके बीच में इनका एनी बेसेंट का शिफ्ट आयरलैंड की तरफ हुआ और आयरलैंड में इनकी मुलाकात होती है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, जो उस समय के स्ट्रगलिंग यंग राइटर थे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एकदम टिपिकल सोशलिस्ट थे अपने शुरुआती दिनों में, तो उनके इन्फ्लुएंस से इनका झुकाव सोशलिज्म की तरफ होना शुरू हुआ। तो आयरलैंड पहुंचने के बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इन्होंने मिलकर बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम किया। एक साथ दोनों एक घर में जब रहने लगे तो वंस अपॉन अ टाइम, जिसे आज हम लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, वो एक मोमेंट आया व्हेन एनी बेसेंट प्रपोज्ड कि हम ये कर सकते हैं एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिफ्यूज्ड कि हम ये नहीं कर सकते हैं, पर इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करियर ऑप्शन, या तुम्हारे आज की भाषा में करियर ऑप्शन है, पर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा जो तुम्हें ऐसी प्रतिष्ठा प्रदान करे कि तुम्हारा नाम अमर हो जाए, वो कर सकते हैं। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एनी बेसेंट को द फेबियन सोसाइटी
मैं मेंबरशिप दिलवाई और उस फेबियन सोसाइटी से होते होते समाजवाद का कीड़ा एनी बेसेंट के अंदर इस हद तक घुस गया कि फिर वो नारीवाद में भी अपनी सहभागिता देती हैं, वो समाज में जातिवाद का विरोध करने लगती हैं, वो अमीरी और गरीबी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगती हैं, वो औद्योगिकरण का जो विकृत स्वरूप था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगती हैं। और इन सारे लेखों को लिखते हुए उनका ध्यान जाता है कि सिर्फ ब्रिटेन के कारण ही ये हालत सिर्फ आयरलैंड में नहीं है, ब्रिटेन के जितने उपनिवेश जहाँ जहाँ थे उन सब जगह यही स्थिति है। और उन बाकी के जगहों का अध्ययन एनी बेसेंट ने वहाँ से करना शुरू किया। हालांकि इससे पहले भी जब अपने वक्तव्यों के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी तो बहुत सारे देशों में उन्हें बुलाया जाने लगा था, पर वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी, यूरोप के देश थे, तो वहाँ उन्होंने उतनी विभत्स दशा नहीं देखी थी। मगर जब यहाँ से उनका ध्यान उन उपनिवेशों की ओर जाना शुरू हुआ तो जितनी सूचनाएँ विदेशों तक पहुँच पाती थीं उस समय, उन सूचनाओं को एकत्रित करके उन्होंने इनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो ये समाजवादी फेज़ चला उनका। और इस समाजवादी फेज़ के बाद जो एक मार्क्सिस्ट फेज़ आता है उनका, अब वो मार्क्सिज्म की तरफ आती हैं क्योंकि उनकी मुलाकात होती है एवियंस से। एवियंस जो थे वो उस समय के प्रख्यात दार्शनिक थे। वो दार्शनिक इनके हॉस्टल में पहले रहने आए थे और तब से इनका परिचय था। जब ये अपने सोशलिज्म पर काम कर रही थी तो उन्होंने इन्हें समझाया कि तुम ये जो बात कर रही हो ये इतनी आसानी से लोगों की समझ में नहीं आएगी। और एवियंस का जो विवाह हुआ था वो कार्ल मार्क्स की पुत्री के साथ हुआ था, तो वो दोनों साथ रहते थे। तो ये डायरेक्ट कार्ल मार्क्स की पुत्री से कार्ल मार्क्स को समझ रही थी। और एवियंस वो पहले व्यक्ति थे एवियंस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स के पूरे मार्क्सवाद का अनुवाद इंग्लिश में किया था। और एनी बेसेंट वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने वो अनुवाद को जस का तस पढ़ा था। तो वो नास्तिकतावाद से समाजवादी और समाजवादी से अब वो मार्क्सवादी। और उस मार्क्सवाद के फेस में भी ये हुआ कि जितने कम्यून होते थे और जितने मैनिफेस्टो तैयार होते थे उन सब में मुख्य भूमिका एनी बेसेंट की रहने लगी। मगर अभी भी अंदर ये चल रहा था कि कुछ तो है जो बहुत साफ नहीं है, कुछ तो है जो मुझे अभी भी दिखाई पड़ रहा है पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब वो जो छटपटाहट रहती है, हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि हमारे अंदर कुछ है, वो क्या है जब तक वो नहीं मिल जाता हम नहीं समझ पाते। तो ये इतने नाम, इतने सारे कामों के चलते जो बहुत सारा घूमना, बहुत सारे लोगों से संपर्क एनी बेसेंट का सतत चलता रहा, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। अच्छा, ये अपने जीविकोपार्जन के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निरंतर लेख लिखती थी, कभी अपने मन से कभी उनकी डिमांड पर। तो एक बार इनके पास डिमांड आई, ब्लेवत्स्की जो पेट्रोआना ब्लेवत्स्की थी जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, कर्नल अलकार्ट, उनकी एक किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन कि आप इसका रिव्यू लिखोगे। अब वो रिव्यू लिखने के लिए एनी बेसेंट ने उस पूरी किताब को पढ़ा और वो पूरी किताब को पढ़ने के बाद उनके जीवन में जो कुछ चाहिए, कुछ मिसिंग है, उस कुछ ने अपना रिक्त स्थान पूरा कर लिया कि ये वो चीज़ है जो मुझे समझना है, ये वो चीज़ है जो मुझे जानना है, ये वो चीज़ है जो मुझे शांति देगी। अ पीस आफ्टर द स्टॉर्म इस टाइटल से उनकी ऑटोबायोग्राफी में एक पूरा चैप्टर उन्होंने इस बारे में लिखा है कि कैसे इस जीवन की आपाधापी और एकदम आंदोलनकारिता के फेस से निकलकर वो थियोसोफिस्ट की ओर मुड़ी, सिर्फ उस एक किताब के रिव्यू के लिए। तो वो रिव्यू उन्होंने किया, छपा, प्रशंसित हुआ, पर किताब को पढ़ते में उनने सोच लिया था कि इनकी राइटर से मिलना है। तो वो राइटर से मिलने के लिए ब्लेवत्स्की उस समय पेरिस में थी। ये पेरिस पहुंच गई कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है उसी मैगजीन के लिए जहाँ पर वो रिव्यू छपना था। जब ब्लेवत्स्की और एनी बेसेंट की मुलाकात हुई, टाइम 15 मिनट का लिया गया था, पर वो सुबह से शाम तक चली। और उस पूरी मुलाकात के बाद जब एनी बेसेंट वापस उठकर आने लगी तो ब्लेवत्स्की ने अपनी अंगूठी उनकी उंगली में पहनाई और बोला कि आज से थियोसॉफी तुम्हारी है, तुम थियोसॉफिस्ट हो, मैं रहूं या नहीं रहूं, तुम इसे देखोगी, तुम इसे संभालोगी और ये तुम्हारे कंधों पर है। उस पहली मुलाकात के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एनी बेसेंट को अपना बना लिया। उस एक अंगूठी ने उन्हें उस बंधन में बांध दिया जिस बंधन को वो बहुत सालों से खोज रही थी। तो वापस आई वो
अच्छा, अभी तक ये जितने उनके फेस चल रहे थे, चाहे वो ब्रैडले के साथ का हो या समाजवाद के साथ का हो या ये मार्क्सिस्ट हो, इनने कभी भी एक दूसरे को क्लैश नहीं किया। मतलब पर्सनल लाइफ में क्लैशेस हो रहे थे वो अलग थी, सामाजिक स्तर पे किसी ने किसी से ये नहीं कहा कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें पुराना छोड़ना पड़ेगा। सब में बैलेंस चल रहा था। मगर जैसे ही वो इस थियोसॉफी की ओर मुड़ती हैं तो वो खुद लिखती हैं कि जो उसका टाइटल दिया गया था कि पीस आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रोम, एक शांति की ओर मुझे ज़बरदस्ती खींचा गया, वो ज़बरदस्ती जो इतनी शांत थी, जिस शांति के लिए मैं बरसों से भटक रही थी, जो मुझे इन तूफ़ानों के बाद मिल रही थी। दैट मीन्स कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का शायद ये रहता हो उस समय का टेस्टिमोनी कि आपको ये जो बाकी के एंगेजमेंट्स हैं उनको छोड़ना होगा। तो धीरे धीरे इनका इस सामाजिक क्षेत्र से दूर होना शुरू हुआ, और जो उसका मूल उद्देश्य था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उसके वर्ड्स को भी हम देखें तो थियो और सोफिस्ट कि जो प्राचीन ज्ञान है, जो प्राचीन धर्म है, जो सत्य है, जिस सत्य की खोज एनी बेसेंट बचपन से करने के लिए लालायित रहती थी, वही इसका उद्देश्य था। तो उसके अध्ययन को करना, उसमें जो लोग होते थे उनसे मिलना, ये सब उनके जीवन का अब एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। मूल रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी जो विश्व के प्राचीनतम धर्म होते हैं और दर्शन होते हैं उन पर ध्यान देना चाहती थी, और विश्व के सबसे प्राचीन धर्म और दर्शन पाए जाते हैं हमारी भारत भूमि पर। तो इस कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी जो न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश हुई थी 1875 में, उसने भारत के मद्रास के अड्यार में अपना मुख्य कार्यालय बनाया। 1891 में ब्लेवत्सकी की मृत्यु हुई, और तब ऑफिशियली थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड एनी बेसेंट बन गई। उसके बाद जो हम सब, हर भारतीय को जिस पर गर्व होता है कि विवेकानंद ने 1893 की शिकागो की विश्व धर्म संसद में भारतीय धर्म का परचम लहराया था, उसी विश्व धर्म संसद में, उसी शिकागो के भाषण में भारतीय धर्म और थियोसॉफी की ओर से रिप्रेजेंट करके एनी बेसेंट ने भी वही बात की थी। तो एनी बेसेंट वॉज द लेडी who was representing the theosophy in the Chicago विश्व धर्म सम्मेलन। तो वहाँ पे विवेकानंद के भाषण को उन्होंने भी सुना, और जैसे पूरी दुनिया उनसे प्रभावित हुई थी, ये भी प्रभावित हुई, और फिर उन्होंने ये मन बनाया कि जो भारत में मुख्यालय है मैं वहीं जाऊँगी। और कुछ लोग कहते हैं कि 93 में ही आ गई, कुछ का मानना है कि उसके बाद आई, वो यहाँ अड्यार के कार्यालय पे आ गई थियोसॉफी के। अब उनका मूल काम तो सोसाइटी का ये था कि आपको लोगों में धर्म और अध्यात्म की अलग जगानी है, मगर क्योंकि एनी बेसेंट मतलब वो उस तरह की नहीं थी कि आपने एक रास्ता दिखा दिया और वो उस पर चल पड़ी हैं, उन्हें उनके रास्ते खुद बनाने होते थे, उन्हें चीज़ें करके देखने में मज़ा आता था। तो भारत में आकर भी उन्होंने उस रास्ते को नहीं बनाया जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का परिपाटी के रूप में चला आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं पहले भारत को देखूँगी, समझूँगी, जानूँगी, मैं यहाँ घूमूँगी। तो पूरा 1 वर्ष एनी बेसेंट ने भारत के भ्रमण में लगाया, और उस भारत के भ्रमण का निष्कर्ष ये निकला कि हम थियोसॉफिस्ट जो बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों को आध्यात्म का ज्ञान देने की, वो कैसे संभव है। इस महान सभ्यता के लोग अभी दमित और शोषित पड़े हैं, उन पर खाने, उन पर उनकी बात को कहने, किसी और की बात को समझने के अवसर नहीं है, और मैं उन्हें आकर आध्यात्म का ज्ञान दूंगी तो वो कौन सुनेगा। तो वो थियोसॉफिस्ट से एक नेशनलिस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म होती हैं, और फिर वो कहती हैं कि पहले भारत को आयरलैंड की तरह डोमिनियन स्टेटस दिलवाया जाए, भारत को आत्मनिर्भर तो किया जाए, भारत में होम रूल लेकर आया जाए, उसके बाद भारतीयों से हम ये बात करेंगे कि आपको अपना जीवन किस तरह जीना है। और इस तरह एनी बेसेंट ने कांग्रेस ज्वाइन की। अच्छा, कांग्रेस ज्वाइन करने का भी उनका एक बड़ा मज़ेदार रीज़न था कि कांग्रेस उस समय एज अ पॉलिटिकल पार्टी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। वो बहुत शुरुआती दिनों की बात है जब कांग्रेस को एक डिबेटिंग सोसाइटी के रूप में देखा जाता था कि जहाँ कुछ राष्ट्रवादी लोग हैं वो आते हैं, मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकलता है, उसे ये लोग वो प्रेयर पिटिशन के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि वो गोपाल कृष्ण गोखले वाला युग था, बहुत नरम पंथियों का। तो उन्होंने एज अ डिबेटिंग सोसाइटी कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उसके सेशंस में वो भाग लेने लगी, जो मुद्दों पे डिबेट होते थे, जो डिस्कशंस होते थे, उसमें अपनी राय रखने लगी। बहुत मज़ेदार है कि हम भारतीय जिसको इज़्ज़त देने या जिसको सम्मान देने की संकल्पना करते हैं, हम उन्हें माँ बना देते हैं।
तो हमने उन एनी बेसेंट को भी बेसेंट माता की उपाधि दे दी। तो वो कांग्रेस में जब भी जाती थी तो बेसेंट माता का स्वागत है, और वो बेसेंट माता बन गई थी। गांधी जी उन्हें बेसेंट देवी कहते थे, आम जनता उन्हें बेसेंट माता कहती थी। बाकी विदेशी प्रेस ने भी उन्हें बहुत सारे खिताब दिए थे, वो मैं आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़कर बता दूंगी। तो कांग्रेस के सेशंस को उन्होंने इस तरह से ज्वाइन करना शुरू किया, और वो जो होम रूल की बात उनके अंदर बैठ गई थी कि भारत को पहले ये स्टेटस दिलवाना ज़रूरी है, और भारत के समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो अशिक्षा व्याप्त है, जो बाल विवाह की समस्या है, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने शिक्षा के लिए आज हम BHU पर बहुत गर्व करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय को उसका सारा श्रेय देते हैं, एनी बेसेंट को हम भूल जाते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना काशी नरेश से ज़मीन लेकर और बाकी आसपास के नरेशों से पैसा लेकर एनी बेसेंट ने की थी। वो पहला कॉलेज था जो सिर्फ सनातन परंपरा, धर्म और इन सारी चीज़ों पर बेस्ड था, सिर्फ बॉयज़ के लिए था वो। जब मदन मोहन मालवीय जी ने यूनिवर्सिटी के लिए अभियान शुरू किया तो ये हुआ कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको एक कॉलेज ज़रूरी होता है पहले। तब वो एनी बेसेंट से आकर मिले, उन्होंने अपना पूरा प्रपोज़ल इन्हें दिखाया। बेसेंट ने हंसी खुशी ये बोला कि ये कॉलेज है, आप इसे यूनिवर्सिटी बनाएं, और फिर वो आज हमारे सामने BHU के रूप में उपस्थित है। तो शिक्षा के लिए जो उनकी एक संकल्पना थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। जैसे मैकाले की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखने में भारतीय होने चाहिए, उनकी आत्मा विदेशी होनी चाहिए। बेसेंट कहती थी कि देखने में वो विदेशी होने चाहिए पर उनकी आत्मा भारतीय होनी चाहिए। आप उन्हें विज्ञान सिखाओ, आप उन्हें पाश्चात्य ज्ञान दो, लेकिन दो उस तरह से और उस पद्धति से जैसे उनका प्राचीन ज्ञान था। तो उस नई शिक्षा पद्धति को उन्होंने टेक्स्ट बुक में रिटर्न किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 300 से ज़्यादा किताबें और टेम्पलेट्स उन्होंने खुद ने लिखे हैं। उसमें बहुत सारे उस कॉलेज और फिर बाद में विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया सिलेबस भी था। इन सब चीज़ों को उन्होंने करके ये शिक्षा के रूप में प्रतिस्थापित किया। अब दूसरी बात आती है कि जो होम रूल का उन्होंने एक अपने मन में बना लिया था, वो उनको मौका मिला जब तिलक, मतलब जब कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, ये दो परस्पर चीज़ें होने लगी थी। एक का मानना ये होता था कि हमें जैसे रास्ते पे हम चल रहे हैं वैसे ही रास्ते पे चलना चाहिए, ब्रिटिशर्स के सहयोग से हमें ये लेना चाहिए। एनी बेसेंट का अनुभव ब्लडी संडे वाला था कि जब तक एक साथ आक्रोश नहीं फूटेगा तब तक वो नहीं सुनेंगे, वो आप सुनाते रहोगे, वो सुनते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं एनी बेसेंट का झुकाव गरम दल की ओर होने लगा। और जब तिलक ने ये पूरा प्रोग्राम और पूरा स्वरूप बना लिया, एनी बेसेंट ने भी ऐसा ही प्रोग्राम और पूरा स्वरूप बना लिया। दोनों के क्षेत्र डिवाइड हो गए। तिलक का क्षेत्र था कि पूरा कर्नाटक, पूरा मध्य भारत और बॉम्बे को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र उन्हें देखना है। उसके अलावा शेष भारत की जिम्मेदारी एनी बेसेंट की थी। डेट्स में कुछ क्लैश था कि पहले सितंबर में शुरू करना था होम रूल, फिर तिलक के समर्थकों ने अप्रैल में शुरू कर दिया, तो बेसेंट के समर्थकों ने कहा हम भी सितंबर तक वेट नहीं करेंगे। तो वो एकदम से मूवमेंट शुरू हो गया। हालांकि वो खुद कहती हैं कि इसमें कोई वैमनस्यता नहीं थी मुझ में और तिलक में, कुछ तिलक के समर्थक थे जो मुझे पसंद नहीं थे। तो मतलब जो बहुत कॉमन चीज़ हम पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में देखते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी विचारधारा से हो, उनके जो गतिरोध रहते हैं वो सिर्फ उस काम तक सीमित रहते हैं। उनके जीवन में उन गतिरोधों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। तो यही चीज़ बेसेंट और तिलक के बीच भी थी। खैर, वो होम रूल आंदोलन जब शुरू हुआ वो उस समय हो रहा था जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शिथिल पड़ा था। इस गरम दल और नरम दल की फूट के कारण कुछ हो ही नहीं रहा था और सबको लग रहा था कि ये तो शांति का युग है। उस शांति के युग में क्रांति का बीज इन्होंने बोकर ये जो पूरे गांव-गांव में पहुंचकर स्वराज शब्द को प्रचलित किया, जो महिलाओं को उससे जोड़ा, ये श्रेय पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में किसी पहले व्यक्ति को जाता है तो वो है एनी बेसेंट। हम महात्मा गांधी की बात करते हैं जो इसके बाद, बहुत बाद हमारे परिदृश्य में आते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच जो बेसेंट भारत में आने के बाद से ही निरंतर करने लगी थी, उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दो पत्रों को मुख्य रूप से शुरू किया। कॉमनवेल्थ उनका खुद का था और जो न्यू इंडिया था वो उन्होंने मद्रास गजेटियर को खरीद कर उसका नाम चेंज करके शुरू किया। वो उसमें लिखती थी जो ब्रिटिश नागरिक है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत में बैठकर लिख रही है और वो ब्रिटिश शासन को भेज रही है। और इस बात से हम सब ये बात समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन को कितनी नाराज़गी हुई होगी। वो भारतीयों को नहीं बख्शते थे तो उन्हें कैसे बख्शते। तो
लिखना, प्रेस और फिर ये होम रूल आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर उग्र करना, इन सारे अभियोगों के तहत एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया गया। और जैसे ही बेसेंट को जेल में डाला गया, जो पूरा जन सैलाब था, और ये एक वो मोमेंट था जहाँ पे नरम और गरम इन दोनों दलों का संयोग हमें होता दिखता है, जो बाद में फिर उनकी जब कांग्रेस की वो अध्यक्ष बनती हैं, पहली महिला अध्यक्ष, तो वो करवाती हैं दोनों का समझौता। तो बेसेंट को छुड़ाने के लिए गरमपंथी, नरमपंथी, पूरी कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग सब के सब उस जेल के बाहर कई कई दिनों तक हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, और निष्कर्षतः ब्रिटिश सरकार को कुछ महीनों में ही बेसेंट को छोड़ देना पड़ता है। और उनको लेने के लिए स्वयं महात्मा गांधी खड़े होते हैं, जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं, मोतीलाल नेहरू खड़े होते हैं, और ये सारे अग्रिम पंक्ति के नेता कहते हैं कि ये वो सितारा है जिसने भारत को सोती हुई नींद से जगा दिया। उसी साल 1917 की बात है ये, दिसंबर में कलकत्ता का अधिवेशन होना है कांग्रेस का, और सर्वसम्मति से एनी बेसेंट को उस कांग्रेस के सत्र का अध्यक्ष बना लिया जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और उस सत्र की उपलब्धि ये कि 1907 की वो फूट को 1917 में एनी बेसेंट पाट देती हैं। गरम दल और नरम दल फिर से कांग्रेस में एक साथ आ जाते हैं। उनका प्रयास ये भी था कि वो मुस्लिम लीग को भी उसमें जोड़ सकें, पर वो असफल रहा, जिसका बहुत भारी अफसोस उनको उनके अंतिम समय तक भी रहा। और वो जिन्ना को हर समय पत्र लिखती रहती हैं 1933 में, जब उनकी मृत्यु होती है, कि इस तरह भारत की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये उनका एक त्रास है जो था, पर वो इसको नहीं पूरा कर सकें। तो ये होम रूल आंदोलन को इस तरह उन्होंने किया। 1917 का सेशन हुआ, उसके बाद उन्हें ये समझ में आया गांधी के जो तरीके थे और गांधी का जो इन्फ्लुएंस था, गांधी का जो प्रभाव था, वो भारत और कांग्रेस दोनों में बढ़ने लगा था। और गांधी गोखले के शिष्य थे, अहिंसा के पुजारी थे। हम सब जानते हैं कि उनकी कार्य पद्धतियाँ कैसी हुआ करती थी। उन कार्य पद्धतियों से विरोध न होते हुए भी संतोष नहीं था एनी बेसेंट को, और इस असंतोष की स्थिति के कारण 1924 में बेलगांव का जो सेशन था, कांग्रेस का एकमात्र सेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, उस एकमात्र सेशन में जब अध्यक्षीय उद्बोधन महात्मा गांधी दे रहे थे, एनी बेसेंट थोड़ा लेट थी उस सेशन में। वो अपने बायोग्राफी में लिखती हैं कि मैं देर से पहुंची थी और मुझे लगा था कि मैं पीछे की पंक्ति में बैठकर उठकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं जैसे ही वहां पर पहुंचती हूँ तो महात्मा गांधी मंच से मुझे देखते हैं, अपना भाषण रोक देते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि नहीं, आप ऊपर आइए। और मैं उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करती हूँ और आगे की पंक्ति में बैठ जाती हूँ। वो रुके रहते हैं और फिर कहते हैं कि आप आगे आइए। मैंने उनका पुनः अभिवादन किया। मतलब ऐसे वो पूरा कॉन्वर्सेशन उन्होंने लिखा है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो उनको मंच पे आने को कहा तो वो नहीं आई। फिर उन्हें इस तरह बुलाया गया कि आप कुछ बोलने आइए, आप 2 शब्द कहिए। तो फिर वो मंच पर जाती हैं और वो 2 शब्द में ये कहती हैं कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब कुछ विचारधाराएं और चीज़ें भी वैसी नहीं हैं, तो अब मैं सक्रिय राजनीति से अपने आप को विड्रॉ करती हूँ। बेलगांव के उस सेशन में मंच से दिया गया उनका ये अंतिम राजनैतिक भाषण था। उसके बाद उन्होंने अपनी जितनी सक्रियता दिखाई वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए दिखाई या सामाजिक बदलावों के लिए दिखाई। राजनीतिक रूप में उसके बाद उनका कभी भी विश्व पटल पर आगमन नहीं हुआ। उसके बाद ये था कि जो कुरीतियाँ उन्हें अपने आसपास दिखती थी। अच्छा, कुरीतियाँ दिखने में भी क्योंकि उनका बनारस के प्रति बहुत लगाव था। हेडक्वार्टर उनका अडयार में था, मद्रास में, लेकिन जब वो पूरे भारत को घूमा करती थी तो उनको बनारस में एक अलौकिक शांति की अनुभूति होती थी। उन्होंने वहाँ जो अपना घर बनाया था उसका नाम भी इसलिए उन्होंने शांति कुंज दिया था। आज भी उनकी जो अस्थियाँ हैं, मतलब जो उनकी समाधि जिसको हम कहेंगे, वो वहीं बनारस शांति कुंज में है। तो वो बनारस बहुत जाया करती थी। और बनारस में विधवाओं की जो स्थिति आज भी है, उस समय तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होती होगी, वो उन्हें बहुत प्रभावित करती थी, प्रभावित से कहूँ विचलित करती थी। और उस कारण उन्होंने अब अपना ध्यान इन सामाजिक सुधारों की ओर लगाना शुरू किया। 1924 से जब जब वो बनारस गई तब तक उन्होंने न सिर्फ इस पर काम किया बल्कि कोशिश ये की, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट हम आज देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का, उसके पीछे भावना ये होती है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूर केंद्र में बैठा हुआ किसी स्थानीय चीज़ को नहीं सुधार सकता। ये बात एनी बेसेंट बहुत अच्छे से जानती थी। अच्छा, इससे एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ याद आई। जो संसदीय लोकतंत्र हम आज देखते हैं
उसकी शिक्षा देने के लिए बेसेंट वॉज द फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट वुमेन ना भी कहूँ तो वो पहली इंसान थी जिसने संसदीय प्रणाली के लिए गोखले हॉल पूरा अपना अडयार में बनवाया था, यंग मैंस क्लब की स्थापना के साथ, जहाँ पे वो सारे के सारे युवाओं को बिठाती थी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार या शनिवार को, और वहाँ पर उन्हें जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट की कार्यवाही होती है पूरी वैसी ही संसद की कार्यवाही करवाती थी, जिसे आज लॉ वाले बहुत सारे लोग जानते हैं, मूक कोर्ट हम कहते हैं। तो वो उस तरह की मूक पार्लियामेंट वो करवाती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर उन्हें ये लगा कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मूल उद्देश्य था उससे कहीं ना कहीं वो दूर हो रही है, और कहीं उसका झुकाव जो था वो बौद्धिज्म में एक सेक्ट होता है थेरवाद, जो महायान और हीनयान दो हुए थे, उसमें जो हीनयान की एक शाखा है वो थेरवाद है, जो मूल बुद्ध के उपदेश हैं या उनकी शिक्षाएं हैं उस पर ही आश्रित है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत हद तक थेरवाद की ओर झुकी हुई थी। इनफैक्ट जो कर्नल अलकाट थे उन्होंने श्रीलंका में थेरवाद का ही प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। तो वो थेरवाद रीइंकार्नेशन पे बिलीव करता है कि बुद्ध और जो मसीहा लोग हुए वो सब वापस आएंगे, क्योंकि अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है। तो उस रीइंकार्नेशन की थ्योरी पे बेसेंट का भी बिलीव था। अब हुआ ये कि एक दिन वो अपने अडयार के कार्यालय में बैठी हुई थी और इन सारी चीज़ों पर मनन कर रही थी। तो वहाँ पर एक सर्वेंट थे उनके, और उन सर्वेंट के 2 बच्चे थे, एक छोटा था एक 14 साल का था। तो वो ऐसे खेल रहे थे वहाँ के गलियारे में। तो उस 14 साल के बच्चे में उन्हें ये दिखा कि ये वो रीइंकार्नेशन है, और उस बच्चे को उन्होंने, उस जो सर्वेंट था उसके पूरे लीगल कंसर्न के साथ अडॉप्ट करने की बात की। सर्वेंट के पास वैसे भी पालने के लिए पैसे नहीं थे, उसने कहा एक नहीं आप तो दोनों ले जाओ। तो वो दोनों बच्चों की कस्टडी ऑफिशियली बेसेंट ने ली। वो जिस बच्चे में उन्हें बुद्ध दिखे थे, मसीहा दिखे थे, उनका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। मगर अगेन द इंटरेस्टिंग थिंग कम्स कि उनने गोद लिया, पेरेंट्स ने बड़े हंसी खुशी गोद दिया। पेरेंट्स नहीं, मतलब उनकी माँ नहीं थी, सिर्फ पापा थे। अब हुआ ये कि दे तो दिया, फिर पापा को याद आया होगा पितृत्व या जो भी उस समय के रीजंस रहे हों, क्योंकि वही मैंने उनकी लिखी पूरी बायोग्राफी नहीं पढ़ी है। पर ये बहुत मज़ेदार वाकया मुझे लगा कि उन्होंने एक मांगा, आपने दोनों दे दिया, कुछ साल बाद आप उनसे जाके दोनों वापस मांग रहे हो कि मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए। वो आपने बच्चों की कंसर्न के बिना लिए थे, जबकि बच्चे उस समय बच्चे थे, बच्चों की कंसर्न नहीं पूछी जाती थी। तो वो लीगल केस बहुत दिन तक बेचारी बेसेंट लड़ती रही। अल्टीमेटली वो केस वो जीत गई और दोनों की कस्टडी उन्हीं के पास रही। तो कृष्णमूर्ति का पूरा लालन पालन, पूरा उनको जो ज्ञान दिया जा रहा था पूरे सोसाइटी में जिन टीचर्स के थ्रू, वो इसी उद्देश्य से दिया जा रहा था कि एक समय पर आकर हम ये बताएंगे दुनिया को कि ये है वो रीइंकार्नेशन, ये है दुनिया के नए मसीहा, ये आपको उस सत्य की राह पर ले जाएंगे, ये आपको वो ज्ञान का दीप दिखाएंगे। तो बेसेंट खुद भी उनके साथ बहुत समय बिताती थी, और क्योंकि जिद्दू के माँ नहीं थी तो वो उन्हें अपनी गार्जियन के तौर पर बहुत इमोशनली अटैच उनसे हो गए थे। तो जो उनके बच्चे, उनके जो बायोलॉजिकल संतानें थीं, जब तलाक के बाद वो उनसे छूटी, अब उन्हें यहाँ पर वो स्नेह मिल रहा था और जिद्दू को वो मातृत्व मिल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो दिन डिसाइड था कि आज इनको हम पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये है वो, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ये जब हो रहा होगा तो मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ विश, आई विश कि टाइम कैप्सूल में बैठ के मैं उस दिन उस जगह पर हो पाऊँ। मुझे वो देखना है सीन कि एक बच्चा जिसे आप इतने सालों तक सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार करते हो, बच्चे को भी पता है कि वो क्या चीज़ होने वाली है। पूरे विश्व से थियोसॉफिकल सोसाइटी के लीडर्स बुलाए गए हैं, विश्व के महानतम दार्शनिक उस हॉल में बैठे हुए हैं, पूरा भाषण होता है, पूरा कार्यक्रम होता है, और अंत में जब जे कृष्णमूर्ति को खड़ा किया जाता है बोलने के लिए, तो वो आके कहते हैं दुनिया में कोई भगवान जैसी चीज़ नहीं होती, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कहीं भी कोई भगवान नहीं है, आप सब अपने अपने गुरु बनो, आप दीपो भव, बी द सीकर, नॉलेज देखो, कोई आपको कुछ बता ही नहीं सकता, जो है वो आपके भीतर है, आपको देखना सीखना है।
और हॉल में वो पिन ड्रॉप साइलेंस। तो इस घटना के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया, विच इज़ ऑब्वियस। शायद लगा हो आत्मिक तौर पर भी झटका या धक्का, जो भी कह सकते हैं, या हम नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ बायोलॉजिकल क्लॉज ही हों। तो इस पूरी घटना के बाद उस व्यक्ति की, मतलब एनी बेसेंट की, आप महानता कहें, उदारता कहें, या वास्तव में सत्य के प्रति उनकी वो निष्ठा कहें कि जहाँ से भी मिल रहा है वो मुझे देखना है, जानना है, सीखना है, उस बच्चे का जो दर्शन था, जिस बच्चे को वो पाल रही थी, उसने जो बात कही वो उसे सीखने में लग जाती हैं। वो उससे सीखती हैं बैठकर, वो उससे समझती हैं, वो जानना चाहती हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो इस बात से चिंतित हैं कि ये किसी से नहीं जुड़ना चाहता, कोई संगठन नहीं बनाना चाहता, कोई सोसाइटी नहीं बनाना चाहता, कोई संप्रदाय नहीं देना चाहता। ये कैसे सरवाइव करेगा, ये क्या करेगा? एक माँ की चिंता उन्हें उनके अंतिम समय में होने लगती है। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी खुद को एसोसिएट नहीं मानते हैं, तो ये सोचती हैं कि क्या होगा इसका भविष्य। और ये जिस चिंतन को लेकर चल रहा है, कौन सुनेगा उसके चिंतन को? भले ही ये सत्य है, मैं मान रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं बैठी हूँ इसके सामने, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, दुनिया कैसे करेगी? और अपने अंतिम वर्ष में भी 6 एकड़ या 6 करोड़ एकड़, मैं कुछ डाटा में कंफ्यूज हूँ, कि ज़मीन अपने उसी अड्यार के केंद्र के बगल में खरीद के वो जिद्दू के नाम कर कर जाती हैं, जहाँ आज जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन चल रहा है। और 1933 में इन सब चिंताओं से घिरी हुई एनी बेसेंट एक लंबे अरसे की बीमारी के बाद अपने उस लौकिक देह को त्याग देती हैं। उसके बाद भी बहुत सारे नाम, बहुत सारे काम उनके नाम से और उनके नाम के कारण न केवल थियोसॉफिकल सोसाइटी बल्कि जिद्दू भी करते रहते हैं, चलते रहते हैं। आज हालांकि हम सिर्फ होम रूल और थियोसॉफी के नाम से उन्हें जानते हैं, मगर एक समय था जब पूरे भारत में न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन की बल्कि महिला सशक्तिकरण और जागरण की प्रतीक बन गई थी एनी बेसेंट। एक ऐसी महिला जो ब्रिटिश नागरिक थी, जो वहाँ पर जिसे कहना चाहिए सेट लाइफ को जी रही थी। नाम भी था, काम भी था, रिकॉग्नाइजेशन और सब कुछ था। सब कुछ छोड़ के आपके देश में आती है, आपके देश के लिए अपना जीवन लगाती है, आपके देश के लिए उन गाँवों और गलियों में घूमती है जहाँ मैं और आप आज भी नहीं घूमते हैं, नहीं करते हैं, और हम उन्हें याद भी नहीं करते हैं। परसों नरसों एक पिक्चर थी, शॉर्ट मूवी जैसी, गाँव नाम था उसका, और वो पिक्चर की स्टोरी तो बहुत है, उसका कॉन्सेप्ट बस इतना सा था कि जो स्वतंत्रता के सेनानी थे, उन्होंने जब सबसे छुपते हुए घूम रहे थे तो एक गांव बसा दिया था। उस गांव का नाम दिया था उन्होंने भारत, उनके सपनों का भारत। रियल फैक्ट पर बेस नहीं है, हाइपोथेटिकल पिक्चर थी, पर उसको भारत बोला था। और फिर कुछ बहुत आज के समय में आ गए थे। एक लड़का है जो बैंक में काम करता है, उसका नाम भारत है। वो अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करने उस गांव की एक नदी में जाता है। तो वहाँ के लोग ऐसे आश्चर्य से उसको देखते हैं कि वो जीन्स और टी शर्ट में था, कि तुम कैसे, मतलब तुम तो अंग्रेज़ ही हो। तो बोले अरे अंग्रेज़ तो चले गए कब के, 70 साल हो गए। तो उस गाँव का मुखिया कहता है, वो बहुत अच्छे फिल्माया उन्होंने, कि 5-6 बार गंभीरता से उस वाक्य को दोहराता है वो सरपंच, कि अंग्रेज़ चले गए, भारत आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया। और लास्ट ये है उन सेंटेंस 4-5 का, कि उस आज़ाद भारत को, उस लड़के की तरफ इशारा करके, उस आज़ाद भारत को इस भारत में आने में 70 साल लग गए। जबकि 70 साल तो कम है, वो 2018 की पिक्चर है। आज तो और भी साल हो गए हैं, और क्या भारत आज़ाद हो गया। और उन आज़ादी के लोगों के पास तक हम लोगों को पहुंचने में तो अभी और जाने कितने साल लगेंगे। मैंने तो आज एक एनी बेसेंट को बहुत मोटे तौर पे देखा, ऐसे जाने और कितने लोग हों। निवेदिता हैं, अरविंद घोष के संग जो श्री माँ थी वो हैं, और ऐसे बहुत सारे विदेशी भी होंगे, देशी भी होंगे, जिन्हें हम नहीं जानते। पता नहीं कब तक हम उन तक पहुँचेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बहरहाल उनकी कुछ किताबें हैं और कुछ प्रमुख सन हैं, अगर आप कहें तो वो मैं एक बार देखकर बता देती हूँ। तो बायोग्राफी तो उनकी है ही, जो 2 खंडों में है। अच्छा, उन्होंने खुद ने अपनी एक प्रेस इस्टेब्लिश कर ली थी, बेसेंट प्रेस, जिसमें पहली पुस्तक जो उन्होंने छापी थी वो भगवत गीता का उनका किया हुआ अनुवाद था। उसके बाद उनकी बाकी सारी चीज़ें वहाँ से निकली हैं। तो और मज़ेदार चीज़ ये है कि वो डेथ और लाइफ
इन दोनों को ट्विन सिस्टर मानती थी। और उनने जो अपनी भारत में पहली किताब बताई वो तो मैंने कहा कि भगवद गीता थी। जो उन्होंने ब्रिटेन में ही लिखी थी वो थी क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। उसी देश में रहकर वहीं के खिलाफ वो उस चीज़ को लिख पा रही हैं। तो ये हुआ द डेथ एंड आफ्टर, री इनकारनेशन, थॉट, पावर, इट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कल्चर, इंडिया वर्क फॉर फ्रीडम, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द रिलीजियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैन, एक व्यक्ति के लिए जीवन में क्या मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए, वाई आई एम अ सोशलिस्ट, वाई आई बिकम थियोसोफिस्ट, माई पाथ टू अथेइज्म, मैरिज, एज इट वॉज, एज इट इज़, एज इट शुड बी, द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। ये जो ये जो उनकी किताब थी द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, ये उस समय के जो महान अर्थशास्त्री थे माल्थस, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिद्धांत दिया था, उस पर बेस्ड थी ये किताब। और इस किताब के कारण भी वहाँ पे बहुत हंगामा शुरू हो गया था कि ये कैसे सिद्धांत में बहुत हंगामा। जी, तो क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी जैसे मैंने बताया। और इन सारी किताबों के अलावा उनने कुछ टैम्पलेट्स बनाए थे। वो टैम्पलेट्स जैसे वो जो मैनिफेस्टो हुआ मार्क्सिज्म का, और जो आज उनके कहना चाहिए कि परिचय ग्रंथ के रूप में उन चीज़ों के सामने आ जाते हैं। अब कुछ ईयर्स हैं बहुत सरसरी कि 75 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी न्यूयॉर्क में, उसमें इनका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वो 1891 में हुआ, जब ब्लेवत्सकी के बाद इनको अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर लिया गया। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन्होंने खोला, जो काशी के नरेश थे परमु नारायण सिंह, उनसे ज़मीन और उनसे आर्थिक सहायता लेकर। 1907 में ये भारत में सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अच्छा, एक बहुत अनछुआ सा पहलू है कि ये बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर थी। जब ये भारत में आई तो इन्होंने देखा कि भारत के लोग बहुत कनेक्ट फील नहीं करते जब मैं लोगों के पास जाती हूँ अपने पाश्चात्य परिधान में, तो इन्होंने भारतीय परिधान नहीं अपनाया। इन्होंने उस पाश्चात्य परिधान का भारतीय परिधान के साथ एक कॉकटेल बना के खुद की ड्रेस डिज़ाइन किया करती थी, दोनों का मिक्सचर करके, कि जिससे लोग भी संतुष्ट रहें और मेरी मूलता भी बनी रहे। तो ये 1878 में फेबियन सोसाइटी से जुड़ी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कारण। 1888 में ब्लडी संडे, मजदूर यूनियन, माचिस फैक्ट्री, महिला और युवाओं की समानता और समान पारिश्रमिक के लिए इन्होंने सारे आंदोलन किए। 1913 में मद्रास स्टैंडर्ड को ख़रीदा, जो बाद में न्यू इंडिया के नाम से चला, और कॉमनवेल्थ था जो इन्होंने खुद ने इस्टेब्लिश किया था। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी। 1879 में जब जो ब्रैडले थे वो एमपी बन चुके थे, उस समय इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बोर्ड का चुनाव लड़ा खुद ने भी। और उस चुनाव में उस समय कोई भी चुनाव महिलाएं नहीं लड़ती थी, क्योंकि महिलाओं को वोटिंग का ही राइट नहीं था। वोटिंग का राइट वहाँ पे बहुत बाद में मिला। तो एक महिला वहाँ पे चुनाव लड़ती है और 15,000 के भारी प्रचंड बहुमत से वो चुनाव जीत जाती है। और चुनाव जीतने के बाद वो जो पहला काम करती है वो जो हमने भारत में 2004 के बाद किया था कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ केयर और खाना जिससे पोषण मिल सके। ये वो तब 1879 में लंदन में करती हैं, जब वो इस चुनाव को जीत जाती हैं। उसके बाद उन्होंने विमेंस एसोसिएशन बनाया, विमेन कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया। जो बनारस से उनका लगाव था उसके कारण ही उन्होंने जो संसदीय प्रणाली थी, जो गोखले हॉल का मैंने जिक्र किया, वो बनारस में ही इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा जो बहुत कहना चाहिए कि उनके जीवन का दुख जो उनको रहता था वो ये था, वो बहुत इज्जत करती थी महात्मा गांधी की, और वो चाहती थी कि वो उनके तरीक़ों से सहमत हो सकें, मगर वो नहीं हो सकी। जिसको उन्होंने बहुत जगह बहुत बार लिखा है कि वो मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ, हम सबका उद्देश्य एक ही है, मगर रास्ते अलग थे, अलग हैं और वो अलग ही रहेंगे। इन सब गतिरोधों, इन सब आंतरिक संशयों और उस सब के साथ चलते हुए उनकी यात्रा ख़त्म हुई। हम सब की यात्रा शुरू होती है उन तक पहुँचने की और उन जैसे बहुत सारे लोगों को खोजने की। बहुत धन्यवाद।